नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस की इस लेक्चर सीरीज के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में बात की थी और साथ ही हमने समझा था कि क्यों आजकल मैनेजमेंट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। तो इस सेकंड पार्ट में हम मैनेजमेंट एनालिसिस पर केस स्टडीज की मदद से डिटेल में बात करेंगे। आज हम केस स्टडीज की मदद से समझेंगे कि कैसे आपको कंपनी के मैनेजमेंट को परखना है। तो शुरुआत करेंगे येस बैंक के साथ। जब मैं येस बैंक का एनालिसिस कर रहा था तब मैंने येस बैंक के मैनेजमेंट एनालिसिस से शुरुआत की। जब मैं येस बैंक के को फाउंडर और फॉर्मर सीईओ मिस्टर राणा कपूर, जो कि येस बैंक के सब कुछ माने जाते हैं, उनके एथिक्स और काम करने के तरीके के बारे में जानने लगा तो कुछ चौंका देने वाली चीजें मेरे सामने आई। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त उस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक कितना है ये हम जरूर देखते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि प्रमोटर्स ने अपना कितना स्टेक प्लेज रखा है। कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखकर उस पर लोन ले सकते हैं, तो जो शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखे जाते हैं उन्हें प्लेज शेयर्स कहते हैं। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपने ज्यादा शेयर्स प्लेज रखते हैं तो वो अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता। तो येस बैंक के शेयर होल्डिंग में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राणा कपूर, येस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, मधु कपूर और मैक्स फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ये सारे येस बैंक के प्रमोटर्स हैं। यहाँ प्लेज शेयर्स कैटेगरी में आप देख सकते हो कि सिर्फ मधु कपूर ने अपने शेयर्स प्लेज रखे हैं। मिस मधु कपूर, जो कि येस बैंक के को फाउंडर अशोक कपूर की वाइफ है, उनके पास फाइनेंशियल ईयर 2019 के सेकंड क्वार्टर तक 17,52,75,000 शेयर्स थे, जिसमें से 9.51% शेयर्स यानी 1,66,75,000 करोड़ शेयर्स उन्होंने प्लेज रखे थे। और येस बैंक के बाकी प्रमोटर्स ने एक भी शेयर्स प्लेज नहीं रखा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पर ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी बहुत अलग है। येस बैंक प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों भी मिस्टर राणा कपूर फैमिली की इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। मिस्टर राणा कपूर की तीनों डॉटर्स राखी कपूर टंडन, राधा कपूर और रोशनी कपूर इन दोनों कंपनीज यानी येस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओनर्स हैं। देखो, येस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड इनके कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है। ये दोनों भी बस इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जिनका एसेट है येस बैंक के शेयर्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, येस कैपिटल के पास येस बैंक का 3.27% स्टेक है और मॉर्गन क्रेडिट्स के पास येस बैंक का 3.04% स्टेक है, जिनमें से एक भी शेयर उन्होंने प्लेज नहीं रखा है। मॉर्गन क्रेडिट्स ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करके 1160 करोड़ रुपए उठाए हैं और येस कैपिटल ने भी इसी तरह डिबेंचर्स के जरिए फंड रेज किया है। मॉर्गन क्रेडिट्स के सारे डिबेंचर्स रिलायंस म्यूचुअल फंड ने ले रखे हैं, वही येस कैपिटल के डिबेंचर्स फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने ले रखे हैं। मॉर्गन क्रेडिट्स और येस कैपिटल के पास एक ही एसेट है और वो है येस बैंक के शेयर्स, और उनका इनकम सोर्स है येस बैंक से मिला हुआ डिविडेंड। इसलिए डिबेंचर्स के जरिए पैसा रेज करते वक्त उन पर कुछ लिमिटेशंस होती है। जनरली वो टोटल शेयर्स की वैल्यू के 40 से 50% पैसा रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास 100 करोड़ के शेयर्स है तो वो डिबेंचर्स के जरिए 40 से 50 करोड़ ही उठा सकती है। यहाँ पर येस कैपिटल और मॉर्गन क्रेडिट्स ने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो येस बैंक के शेयर्स के बेसिस पर किए हैं, तो इनडायरेक्टली येस कैपिटल और मॉर्गन क्रेडिट्स ने अपने शेयर्स प्लेज रखे हैं। पर सेबी की प्लेज शेयर्स की डेफिनेशन में शेयर्स के बेसिस पर इशू किए हुए डिबेंचर्स का जिक्र नहीं है, और इसी चीज का मिस्टर राणा कपूर ने पूरा फायदा उठाया। सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार हर कंपनी के प्रमोटर्स को अपने प्लेज शेयर्स डिक्लेयर करने होते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को प्रमोटर के शेयर होल्डिंग की क्लियर आइडिया आ जाए। पर सेबी के डेफिनेशन में जो लूप होल है उसका उपयोग करके कुछ कंपनीज के प्रमोटर्स प्लेज शेयर्स ना दिखाने के लिए शेयर्स को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेने के बजाय इस तरह शेयर्स के बेसिस पर डिबेंचर से पैसा रेज कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस से हमें प्रमोटर्स का एथिक्स और इंटेंशन समझ में आता है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरा किस्सा सुनते हैं। यस बैंक को अशोक कपूर, जो कि एबीएन अमरो बैंक के कंट्री हेड थे, उन्होंने, और राणा कपूर, जो कि एएनजेड ग्रीनलेस बैंक के कॉर्पोरेट फाइनेंस के हेड थे, उन्होंने मिलकर शुरू किया है। मुंबई पर 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था तब मिस्टर अशोक कपूर मुंबई के ट्रीडेंट ओबेरॉय होटल में थे और उनकी उस टेररिस्ट अटैक में डेथ हो गई। जब मिस्टर अशोक कपूर की डेथ हुई तब उनके पास यस बैंक का करीब 12% शेयर था। मिस्टर अशोक कपूर की डेथ के बाद उनके शेयर्स उनकी वाइफ मधु कपूर के पास चले गए। बाद में मिस्टर राणा कपूर ने मधु कपूर और उनकी डॉटर को कंपनी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना बंद कर दिया। उन्होंने मधु कपूर की सम्मति लिए बिना 3 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया, जिसके खिलाफ मिस मधु कपूर हाईकोर्ट चली गई और वो केस जीत भी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मधु कपूर अशोक कपूर की लीगल वारिस है और इसीलिए राणा कपूर के साथ साथ मधु कपूर को भी डायरेक्टर्स को जॉइंटली नॉमिनेट करने का हक है। साथ ही कोर्ट ने रजत मूंगा, संजय पालवे और प्रलय मुंडल इन 3 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट इनवैलिड ठहरा दी। बीच में मिस्टर राणा कपूर ने येस बैंक की हिस्ट्री पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने अशोक कपूर का कहीं पर जिक्र भी नहीं किया था।
तो ऐसे वाकये से भी हमें प्रमोटर्स का इंटेंशन और एथिक्स समझने में मदद होती है। अब यस बैंक के मैनेजमेंट का अगला और आखिरी किस्सा सुनते हैं। पिछले कुछ सालों से आरबीआई बैंक्स के एनपीएस को क्लोजली देख रही है। यस बैंक के एनपीएस चेक करते वक्त आरबीआई को पता चला कि 2017 के किसी क्वार्टर में यस बैंक का एनपीए जितना यस बैंक ने बताया था उससे 4 गुना ज्यादा था। यानी यस बैंक ने खुलेआम एनपीएस के नंबर को मैनिपुलेट किया था। साथ ही आरबीआई ने यह भी पाया कि यस बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत गंभीर खामियां हैं और बैंक का कंप्लायंस कल्चर भी बहुत खराब है। फिर बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को कहा कि 31 जनवरी 2019 को मिस्टर राणा कपूर का यस बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल समाप्त किया जाए। यस बैंक के बोर्ड ने राणा कपूर का कार्यकाल 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी, पर आरबीआई ने उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। बेशक मिस्टर राणा कपूर ने यस बैंक को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया है, पर जब बात मैनेजमेंट के ऑनेस्टी और उनके एथिक्स की आती है तो आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग ऑनेस्ट नहीं होते और एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, याद रखना वो कभी कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में सोच नहीं सकते। मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सही कहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अगला एग्जाम्पल है डीएचएफएल, दैट इज देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजमेंट का। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पाया कि डीएचएफएल के प्रमोटर्स की एक कंपनी और आईसीआईसीआई बैंक कनाडा के बीच लोन अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें डीएचएफएल के प्रमोटर्स की कंपनी वाधवान इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक कनाडा से 2008 में लोन लिया था। डीएचएफएल के प्रमोटर्स जैसे कि कपिल वाधवान और धीरज वाधवान तब एचडीआईएल इस कंपनी के भी प्रमोटर्स थे। सो जब वाधवान इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ने आईसीआईसीआई बैंक कनाडा से लोन लिया, तब मिस्टर कपिल वाधवान, धीरज वाधवान और बाकी कुछ एंटिटीज ने उस लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पर अपने एचडीआईएल के शेयर्स इनकम्बर्ड करवाए। यानी उन्होंने एचडीआईएल के शेयर्स के ऊपर वो लोन लिया था। उन्होंने शेयर्स तो इनकम्बर्ड किए, पर उसके बारे में एनएसई और बीएसई को इन्फॉर्म नहीं किया। स्टॉक एक्सचेंजेस के लिस्टिंग अग्रीमेंट के अनुसार ये सारी चीजें उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करनी होती है, पर एचडीआईएल ने और उसके तब के प्रमोटर्स ने ऐसा नहीं किया। ये तो 2008 का किस्सा है, और ऐसी चीजें कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में सब कुछ बयां कर देती है। अब हाल ही में कोबरा पोस्ट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट मीडिया कंपनी है, उसने डीएचएफएल के प्रमोटर्स पर 31,000 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया है, जिसके बाद आरओसी दैट इज द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने डीएचएफएल पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। देखते हैं कि अब क्या सामने आता है। अगर किसी ने डीएचएफएल का मैनेजमेंट एनालिसिस किया होता और डीएचएफएल के प्रमोटर्स के 2008 के इस इशू के बारे में जाना होता, तो वो डीएचएफएल से 2 कदम दूर रहना ही पसंद करते। डीएचएफएल के लिक्विडिटी क्राइसिस और उन पर लगे फ्रॉड के चार्जेस के चलते डीएचएफएल का स्टॉक 650 रुपीज से गिरकर 110-120 रुपए तक गिर गया है। अब अगले केस के बारे में बात करते हैं, जो कि लील इलेक्ट्रिकल्स के बारे में है। लील इलेक्ट्रिकल्स का केस एक बहुत ही अजीब केस है। 2017 में लील ने अपना कंज्यूमर बिजनेस लॉयड इलेक्ट्रिक हेवल्स को 1600 करोड़ में बेच दिया। जब लील ने लॉयड इलेक्ट्रिक को बेचा, तब लील का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ था। तब लील के पास करीब 400 करोड़ के फिक्स एसेट्स थे, काफी सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस था, और लील का डेट भी निग्लिजिबल था। तो लील के पास जो कैश और एसेट्स थे, उनकी वैल्यू कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से काफी ज्यादा थी। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगा कि लील एक एसेट प्ले कैटेगरी का स्टॉक है, जिसके फिक्स एसेट्स और कैश उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है। इन्वेस्टर्स को लगा कि जब लोगों को कंपनी के एसेट्स की वैल्यू पता चलेगी, तब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। लील के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ बता रहे थे, पर बाद में जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चला कि लॉयड इलेक्ट्रिक बेचकर लील को जो पैसा मिला है वो कहाँ चला गया। और फिर लील के प्रमोटर्स पर आरोप होने लगे कि उन्होंने लॉयड इलेक्ट्रिक के सेल से मिला हुआ पैसा अपने लिए निकाल लिया है, और कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत सारा पैसा अपनी दूसरी कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया है। जब इन्वेस्टर्स को इन सारी चीजों के बारे में पता चला, तब उन्होंने लील से एग्जिट लेना ही बेहतर समझा। आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में लील की शेयर प्राइस 250 रुपए से गिरकर अब फरवरी 2019 में 25 रुपीज के करीब आ गई है। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि आप सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। मैनेजमेंट एनालिसिस आज इन्वेस्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, पर मार्केट में आजकल ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होने के बावजूद मैनेजमेंट के अनइथिकल और डिसऑनेस्ट बिहेवियर की वजह से इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। इसलिए जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इन एन ऑनेस्ट मैनेजमेंट इज द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। आशा करता हूँ कि इन केस स्टडीज की मदद से आपको मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में आज बहुत कुछ सीखने मिला होगा। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है। आपको ये वीडियो और लेक्चर सीरीज कैसे लगी, या आप हमें finovations555@gmail.com इस पर ईमेल करके जरूर बताएं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।